चलो डिटेल में देखते हैं अब इन 3 टाइप के मसल्स को। स्केलेटल मसल से आप क्या रिलेट कर सकते हो? स्केलेटल मसल आपके कंट्रोल में है तो दे आर वॉलंटरी। स्केलेटल मसल्स में स्ट्राइएशंस होते हैं, दे आर स्ट्राइएटेड। उनकी शेप अगर आप देखोगे तो दे आर सिलेंड्रिकल, लाइक दिस, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड ज़्यादा देर अगर आप भागोगे तो कुछ टाइम बाद आप थक जाओगे, तो इनमें रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड बोले तो द टाइम ऑफ इनएक्टिविटी विच मसल टेक्स टू रिकवर, ठीक है। देन कार्डियक मसल में जाओ, हार्ट के मसल्स कभी भी रेस्ट नहीं करते हैं। जब से आप पैदा हुए हो जब तक आप मर जाओगे आपका दिल धड़कता ही रहेगा। भले ही दिल कोई तोड़ दे आपको वो अलग बात है, बट उस टूटे हुए स्टेट में भी दिल धड़कना नहीं रुकता है, वो धड़कता ही रहता है, ठीक है। तो इसमें कार्डियक मसल्स में जो हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड वो नहीं होता है। हार्ट मसल्स कांट अफोर्ड टू टेक रेस्ट। जिस दिन हार्ट के मसल्स ने रेस्ट कर लिया उस दिन फिर आप हमेशा हमेशा के लिए रेस्ट ही करोगे। हार्ट के मसल्स ब्रांच्ड होते हैं, लाइक कहाँ पे मैं तुम्हें बताऊँ, देखो ऐसे समझो, ब्रांचिंग होती है कार्डियक मसल्स में, ठीक है। एंड इनमें क्या होता है, स्ट्राइएशंस देखने मिलेगी। जैसे स्केलेटल मसल में स्ट्राइएशन है वैसे ही कार्डियक मसल में भी स्ट्राइएशंस है। देन स्मूथ मसल्स, एज द नेम सजेस्ट स्मूथ, तो इनमें कोई भी स्ट्राइएशन नहीं होगी। जैसे जीआईटी के मसल्स हो गए, इसोफेगस के, स्टमक के, दे आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, दे आर इनवॉलंटरी। वो होते हैं स्पिंडल शेप के मसल्स। स्पिंडल बोले तो बीच में थिकनेस होती है और साइड्स में वो टेपर कर जाते हैं, पॉइंटेड बन जाते हैं। न्यूक्लियस उनका सेंटर में रहता है, ओवल न्यूक्लियस ऐसा रहता है। दीज आर योर स्मूथ मसल्स। चलो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है इनके बारे में। स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी, हड्डियों के साथ जुड़े हुए होते हैं। माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इनमें स्ट्राइप्स होते हैं, ऐसे ऐसे धब्बे होते हैं या फिर स्ट्राइएशंस होती है, इसलिए इनको हम स्ट्राइएटेड मसल कहते हैं। एज देयर एक्टिविटीज आर अंडर वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, हम जब चाहते हैं हाथ उठाते हैं, हाथ नीचे रखते हैं, चलते हैं, भागते हैं, तो इसलिए इनको हम वॉलंटरी मसल्स भी कह सकते हैं। मेनली इनका काम लोकोमोशन में होता है और बॉडी के पोस्चर्स को बदलने में होता है, एज सिंपल एज दैट। देन विसरल मसल्स बोले तो जो बॉडी के अंदर है, विसरा में है, इन्हीं को हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। दे आर लोकेटेड इन दी हॉलो वॉल ऑफ इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के अंदर जो भी कोई ऑर्गन है दैट विल बी विसरल ऑर्गन। अब जो हॉलो है, खोखला है, जैसे आपका ट्रेकिया हो गया, ईसोफेगस हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, यूरेथ्रा हो गया, यूरेटर्स हो गए, तो इन सब की लाइनिंग स्मूथ मसल्स ने, विसरल मसल्स ने बनाई हुई। जैसे एलिमेंट्री कैनाल हो गई, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक, ईसोफेगस सारा आ गया। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया, तो उनकी लाइनिंग में कौन से मसल्स होते हैं? स्मूथ मसल्स, एंड उनको आप काबू नहीं कर सकते हो। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्राइएशंस, उन पे कोई धब्बे नहीं होते, इसलिए उनको हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स और नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स। As their activities are not under the voluntary control, they are therefore also called as involuntary muscles. हमारे काबू में उनकी एक्टिविटी नहीं है तो उनको हम involuntary muscle भी कह सकते हैं। They assist for example in transportation of food through the digestive tract. जैसे इसोफेगस के मसल्स है तो उनकी कंट्रैक्शन, उनकी मूवमेंट से क्या हो रहा है, फूड आपका बकल कैविटी से स्टमक तक जा रहा है तो फूड की मूवमेंट हो रही है। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, फेलोपियन ट्यूब में सीलिया होते हैं, वो ओवा की मूवमेंट कराते हैं टुवर्ड्स एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। सिमिलरली स्पर्म्स में फ्लैजिला होता है, उसकी मूवमेंट से क्या होता है, स्पर्म को मोटिलिटी मिलती है। तो इधर ये क्या कह रहा है कि स्मूथ मसल्स हेल्प द गैमेट्स टू ट्रांसपोर्ट। अब स्मूथ मसल्स और सीलिया दोनों कैसे मिलकर गैमेट्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है? जैसे जो ओवा है वो जब फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, रुको डायग्राम से तुम्हें बताता हूँ मैं हाफ डायग्राम ही बना रहा हूँ, दूसरे साइड का आप कंप्लीट कर सकते हैं खुद ही, ठीक है। थोड़ा सा लोचा हो गया इसमें, ऐसे बनानी थी, खैर छोड़ो, तुम समझ गए, ठीक है। हमें इधर से मतलब है, यहाँ पर इसकी लाइनिंग में स्मूथ मसल्स है और अंदर सीलिया लगा हुआ है। तो स्मूथ मसल्स जब कंट्रैक्ट करेंगे, सीलिया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा और जो यहाँ पे हमारी ओवरी होगी फीमेल्स में, उससे जब ओवम आएगा तो वो इधर पिकअप किया जाएगा फिम्ब्रिया के थ्रू और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव करेगा। दिस इज द कोऑर्डिनेटेड action of both smooth muscles of the female reproductive tract as well as the presence of cilia, ठीक है। Let's move on to
कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल नाम से ही पता चल रहा है कार्डियक, हार्ट में प्रेजेंट होंगे। These are the muscles of heart. Many cardiac muscle cells assemble in a branching pattern. देखो ब्रांचिंग प्रॉपर्टी बस कार्डियक मसल्स में है। स्ट्राइटेड मसल जो स्केलेटल मसल है हमारे वो भी अनब्रांचेड है, स्मूथ मसल्स भी अनब्रांचेड है, ब्रांचिंग हमें कार्डियक मसल में देखने मिलती है। दे assemble in a branching pattern to form cardiac muscle. Based on the appearance उनमें striations होती है हल्की सी, वो involuntary है, नर्वस सिस्टम उनको कंट्रोल कर सकता है, बट कौन सा वाला, ऑटोनॉमिक वाला। जो सोमैटिक है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। आप सोचने से अपनी दिल की धड़कनें बढ़ा और घटा नहीं सकते हैं। लेट अस एग्जामिन स्केलेटल मसल इन डिटेल। देखो पिछली वीडियो में हल्का सा मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था। अब स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक मसल में बहुत सारे बंडल्स होते हैं, उन बंडल्स को कहते हैं फेसिकल। हर बंडल के बाहर कनेक्टिव टिश्यू का शीथ है, कवरिंग है, उस कवरिंग को कहते हैं फेशिया। व्हाट इज फेशिया? फेशिया है कवरिंग। व्हाट इज फेसिकल? फेसिकल है बंडल। ऐसा समझो ये अगर पूरा का पूरा मसल है क्रॉस सेक्शन में, तो इसमें जो छोटे छोटे बंडल्स हैं ना, ये बंडल है किस चीज़ के, ये बंडल है फेसिकल के, और इनके बाहर ये जो कवर लगा है, लेबलिंग ध्यान से देखना, ये जो कवर है ना बस, दिस इज योर फेशिया। जो मैं अभी हाईलाइट करूँगा वो है तुम्हारा फेसिकल। ये पूरा फेसिकल है, कवर को लेके पूरा फेसिकल है। ओनली कवर की बात करोगे, कवर का नाम फेशिया है, ठीक है। अब इस एक बंडल में, ये जो येलो कलर से हाईलाइटेड बंडल है, उसमें बहुत सारे मसल के सेल्स होंगे जिनको हम मायोसाइट कहेंगे या मायो फाइबर कहेंगे। मसल फाइबर, ये क्या है हमारे मसल फाइबर है, और मायोसाइट। इसमें भी एक अच्छी सी डायग्राम मैं तुम्हें दिखाता हूँ, फिर हम एनसीईआरटी वाली डायग्राम देखेंगे, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हें इसने एक जूम इन करके दिखाया है। ये समझो मसल है। मसल कैसे बनता है, बहुत सारे बंडल्स, ये देखो दिख रहे हैं बंडल, 1 2 3 4, बहुत सारे बंडल्स है। इस बंडल का क्या नाम है, फेसिकल। एक बंडल को बाहर निकालते हैं, देखो इसने एक बंडल को बाहर निकाला है, ये पूरा का पूरा एक बंडल था, देख ये एक बंडल है, ये अभी मैंने जिसको गोला किया और इसको गोला किया, ये सेम चीज़ है। दिस इज योर बंडल, उसका नाम है फेसिकल। इस बंडल के बाहर व्हाइट कलर का कवर तुम्हें दिख रहा है, देखो व्हाइट कलर का कवर है ये बंडल के ऊपर। आर यू एबल टू अप्रिशिएट? ये जो कवर है, इस कवर का नाम है फेशिया। फेशिया और फेसिकल में डिफरेंस क्लियर है? इसी में जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, दिस शुड बी क्लियर। अब मैंने क्या कहा था, मसल किससे बना है, बहुत सारे बंडल से। बंडल बोले तो फेसिकल, फेसिकल का कवर फेशिया। उस बंडल के अंदर जाओ, अब इस बंडल को जूम करो तो इसमें बहुत सारे आपको और फर्दर रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जिनको हम कहते हैं मसल फाइबर्स। एक मसल फाइबर मतलब एक मसल का सेल, एक मसल वाला सेल। सेल है तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, इसका साइटोप्लाज्म होगा। मसल सेल की मेम्ब्रेन को सार्कोलिमा कहते हैं, उसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं, और उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहता है, जो कि कैल्शियम को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। एम आई क्लियर टू यू? Shall we move to NCERT? Let's see. Let us examine the skeletal muscle in detail to understand the structure and mechanism of contraction. अच्छे से समझेंगे हम, ठीक है। Each organized skeletal muscle in our body is made up of बहुत सारे बंडल्स। बंडल का नाम क्या है, फेसिकल। हर फेसिकल के बाहर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा, कोलेजन। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, कोलेजन, इलास्टिन। कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन का बना है, हर एक बंडल के बाहर प्रेजेंट है। उस कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्या है, कोलेजन वाले कनेक्टिव टिश्यू का नाम है फेशिया, ठीक है। ईच बंडल हैज ए नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। इधर तुम एनसीईआरटी में देखो, ये पूरा का पूरा तुम्हारा मसल है, इसी को इसने बीच से काट के आधा दिखाया है, ठीक है। ये मसल है, उसके अंदर बहुत सारे बंडल्स है। देखो रेड से मैं दिखाऊंगा तुम्हें, ये एक बंडल है, ये भी एक बंडल है, ये भी एक बंडल है। बंडल का नाम फेसिकल, और बंडल की कवरिंग फेशिया, बंडल की कवरिंग फेशिया, ठीक है।
अब उसी बंडल के अंदर देखो, एक बंडल को जूम इन करो, एक फेसिकल के अंदर हम चलते हैं, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। दिस इज योर मायोसाइट, दिस इज योर मसल फाइबर। ये देखो बहुत सारे मसल फाइबर्स आपको दिख रहे हैं, ये भी लॉन्गिट्यूडनली ऐसे ऐसे होंगे। इधर से देखो, इस बंडल से इसने सेल्स को बाहर निकाल करके दिखाया है। दीज आर योर मसल सेल्स, उसी को इसने मसल फाइबर बोला है। ये आपका मायोसाइट होता है। मायोसाइट का मतलब ये मसल सेल। ठीक है, दिख रहा है तुम्हें अच्छे से। इसी की फिर मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्मा, वही सब बोलेंगे। आगे देखो, ईच मसल फाइबर बोले तो ईच सेल इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सार्कोलेमा कहते हैं। उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, बोले तो सार्कोप्लाज्म। स्केलेटल मसल मैंने बताया था मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, सिंसाइशियम, एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन्स मैनी न्यूक्लियाई, मतलब कि साइटोप्लाज्म में एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई है तो ये मल्टी न्यूक्लिएट हो गया। मल्टी न्यूक्लिएट का दूसरा नाम सिंसाइशियम। फिर उसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसको क्या बोलेंगे हम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। उसका क्या काम है, उसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम स्टोर होता है, दैट इज ए स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर, एक मसल फाइबर का मतलब मसल वाले सेल का क्या खास फीचर होता है, इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ फिलामेंट्स। कैसे, पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड एज मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स। अब ध्यान से समझना, मायोसाइट, मायोफाइब्रिल, मायोफिलामेंट क्या होता है। ये पूरा का पूरा मसल था यस। इसके अंदर बहुत सारे बंडल्स थे, हाँ थे। उन बंडल्स के अंदर एक मसल सेल था। अब हम उस मसल सेल को देखेंगे। ये ऐसे मसल सेल था। ये मैं क्या दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये एक चीज़ मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये इसी को मैंने जूम किया। ये एक सेल है, इसके बाहर ये सार्कोलेमा है, अंदर सार्कोप्लाज्म है। सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे पतले पतले स्ट्रक्चर्स है, मायोफाइब्रिल्स। देखो क्या बोला है, मायोफाइब्रिल्स और मायोफिलामेंट्स। यू कैन से बोथ, मायोफाइब्रिल्स और मायोफिलामेंट्स। ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ऐसे लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड है मायोफाइब्रिल्स और मायोफिलामेंट्स, मायोफाइब्रिल्स और फिलामेंट्स। फिर इन फिलामेंट्स में भी आप देखोगे ये किसके बने हैं, एक्टिन और मायोसिन के। एक्टिन मायोसिन दो तरीके के प्रोटीन्स हैं, आगे आप पढ़ोगे। ईच मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल बोले तो मायोफिलामेंट कौन, ये अंदर का पतला वाला धागा, मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट। इसके बारे में क्या कहानी लिखी है, ईच मायोफाइब्रिल हैज अल्टरनेट लाइट बैंड एंड डार्क बैंड्स ऑन इट। इसमें भी आपको देखो, ये डार्क बैंड मान लो, ये लाइट बैंड, फिर ये फिर से डार्क बैंड, फिर से लाइट बैंड, फिर से डार्क बैंड। समझ में आया तुम्हें, ये एक सेल के अंदर की कहानी, ये पूरा का पूरा एक सेल है। इस ओरिएंटेशन को समझ में रखना अच्छे से। ए डिटेल्ड स्टडी ऑफ मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल बोले तो वही अंदर जो धागा लाइक स्ट्रक्चर था। इट हैज एस्टेब्लिश्ड दैट द स्ट्राइएटेड अपीयरेंस इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स, एक्टिन और मायोसिन। हमने कहा ना स्केलेटल मसल्स स्ट्राइएटेड होने, उसमें धब्बे होते हैं। ये धब्बे किस वजह से होते हैं, एक्टिन और मायोसिन की वजह से। एक्टिन मायोसिन किधर है, मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट्स पर। मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल क्या है, ये मसल सेल बोले तो मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे धागे लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अब डार्क बैंड होगा और लाइट बैंड होगा। डार्क बैंड मायोसिन की वजह से होगा, मायोसिन बोले तो मोटा, मायोसिन थिक होगा। एंड इसकी वजह से जो बैंड बनेगा ऐसा, उसको हम एन आइसोट्रोपिक बैंड कहेंगे, उसमें आइसोट्रोपी नहीं होगी। लाइट बैंड किसकी वजह से होगा, फिर डार्क मायोसिन की वजह से है तो लाइट एक्टिन की वजह से होगा। एक्टिन, ये मायोसिन एम मोटा, तो एक्टिन पतला होगा, थिन होगा। एंड इसकी वजह से जो बैंड बनेगा दैट विल बी आइसोट्रोपिक बैंड। ठीक है, इतना क्लियर है। देखो, लाइट बैंड कंटेन्स एक्टिन एंड इज कॉल्ड एज आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड। लाइट बैंड में एक्टिन होता है, उसे हम आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं, आई बैंड। जबकि डार्क बैंड को हम ए या एन आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। डार्क बैंड, एन आइसोट्रोपिक बैंड, इट कंस्टिट्यूट्स मायोसिन। उसमें क्या होता है, मायोसिन। इस चीज़ का चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स। कैसे? पैरेलल टू ईच अदर। एक्टिन एंड मायोसिन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये अगर एक्टिन है तो ये मायोसिन है, ये अगर मायोसिन है तो ये एक्टिन है। समझ गए? दे आर पैरेलल टू ईच अदर एज वेल एज पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल्स। देखो ये मायोफाइब्रिल्स थे तो दिस इज देयर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। इसी के पैरेलल में एक्टिन मायोसिन है। एक्टिन एंड मायोसिन एक दूसरे की भी पैरेलल है और जिस तरीके से मायोफाइब्रिल्स अरेंज्ड है उसी तरीके से एक्टिन मायोसिन भी अरेंज्ड है। इधर देखो, ये देखो, इसमें अब किसी को भी एक्टिन समझ लो फिलहाल, किसी को भी मायोसिन समझ लो। लॉन्गिट्यूडनली दिख रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलली दिख रहे हैं। ऐसे ही तुम ये समझ लो मसल सेल है और ऐसे ही तुम इसमें मायोफाइब्रिल्स समझ लो। ठीक है, कुल मिला के सब एक दूसरे के पैरेलल में है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़ जाऊं। अब क्या कह रहा है ये? एक्टिन, एम फॉर मायोसिन, एम फॉर मोटा। ए फॉर एक्टिन तो एक मोटा हो गया, दूसरा पतला हो जाएगा। एक्टिन फिलामेंट्स थिन है एज कम्पेयर टू मायोसिन फिलामेंट्स, हेंस एक्टिन को हम थिन फिलामेंट कहेंगे, मायोसिन को हम थिक फिलामेंट कहेंगे। अब देखो क्या कह रहा है। आई बैंड कौन सा था? आइसोट्रोपिक बैंड। आइसोट्रोपिक बैंड, ये आई बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड एक्टिन वाला बैंड था, राइट। तो हर आई बैंड के सेंटर में एक इलास्टिक फाइबर है, ध्यान रखना, इलास्टिक फाइबर, उसे हम कहते हैं जेड लाइन। इधर डायग्राम बनाऊं मैं, रुको। ये देखो, तुम मान लो कि ये आई बैंड है, ये उसके पैरेलल दूसरा आई बैंड है, ये तीसरा आई बैंड है। हर आई बैंड के बीचों बीच एक फाइब्रस टिश्यू है जो कि एक लाइन की शक्ल में हमें दिखता है और इसे दो हिस्सों में तोड़ता है, उसको हम कहते हैं जेड लाइन। क्या कहते हैं? देखो ध्यान से समझना, यही कुछ चीज़ें हैं समझने वाली। मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन और ये एक्टिन मायोसिन की अरेंजमेंट, ये समझ जाओगे तो बाकी चीज़ें याद करने वाली है। हर आई बैंड के बीचों बीच एक फाइब्रस टिश्यू है जो उसको बाइसेक्ट करता है आई बैंड को। उस फाइब्रस टिश्यू की लाइन को हम जेड लाइन कहते हैं, ठीक है। और ये जो थिन फिलामेंट्स है ये इसी जेड लाइन के साथ टाइटली जुड़े होते हैं, ठीक है। Thick filaments in the A band are also held together in the middle of their band by a thin fibrous membrane called as M line. M line किसके लिए है? A band के लिए। A band मायोसिन से बना है तो वो थोड़ा सा थिक होगा। A band को दूसरे कलर से बनाते हैं, देखो ये समझ लो तुम, A band हो गया, ये भी A बैंड हो गया। अब A बैंड के सेंटर में एक लाइन दौड़ती है जो उसे बाइसेक्ट करती है, उस लाइन को हम कहते हैं M लाइन। क्या कहते हैं? M लाइन। और ये कौन सा बैंड है? A बैंड। इतना क्लियर हुआ? I बैंड के बीचों बीच Z लाइन, M बैंड के बीचों बीच, सॉरी, A बैंड के बीचों बीच M लाइन। इज दिस क्लियर? The A and I bands are arranged alternately throughout the length of myofibrils. अगर एक्टिन है उसके बाद मायोसिन होगा, फिर एक्टिन है फिर मायोसिन होगा, ठीक है। The portion of myofibril between the two successive Z lines is considered as a functional unit of contraction which is known as sarcomere. Sarcomere क्या है? दो Z lines के बीच का एरिया। अब दो जेड लाइंस कैसे आएंगी? देखो इसने क्या कहा, एक्टिन है फिर मायोसिन है, आई बैंड ए बैंड, आई बैंड ए बैंड, ऐसे कहानी चलेगी। इधर देखो, यहाँ तक तो आई बैंड आ गया, फिर ए बैंड आ गया, अभी फिर से आगे क्या आएगा? आई बैंड। तो उसको बनाते हैं हम आगे, जस्ट अ सेकेंड। इधर फिर से ऐसे आई बैंड होगा, ऐसे, और आई बैंड के सेंटर में क्या दौड़ रही होगी? जेड लाइन होगी। तो ये क्या कह रहा है? दो जेड लाइंस के बीच का जो एरिया है, दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन, नॉट स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट। कंट्रैक्शन जब हम देखते हैं तो सबसे छोटे लेवल पर जाएंगे तो यही एरिया हमें देखने को मिलेगा बिटवीन द टू जेड लाइंस। इसको हम कहते हैं सार्कोमेर। क्या कहते हैं? सार्कोमेर, which is the functional unit of contraction. Very very important. Sarcomere in a resting state, resting state बोले तो जब कोई भी contraction नहीं हो रही है,
द एजेस ऑफ थिन फिलामेंट्स ऑन ईदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट्स। द एजेस ऑफ थिन फिलामेंट्स, रेड से मैं मार्क कर रहा हूँ, द एजेस ऑफ थिन फिलामेंट्स ऑन ईदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट्स। थिक फिलामेंट बोले तो बीच वाले, तो इनके दोनों तरफ जो थिन फिलामेंट है, इनकी जो एजेस है, दे पार्शियली ओवरलैप द फ्री एंड ऑफ थिक फिलामेंट्स। देखो ये जो जोन है, ये ओवरलैपिंग ही तो हो रही है थिन और थिक के बीच, ये ओवरलैपिंग है, थिन और थिक के बीच ओवरलैपिंग, थिन और थिक के बीच ओवरलैपिंग है, लीविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट्स। लेकिन अब देखना ब्लू से, ये जो पोर्शन है यहाँ कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, समझ रहे हो, इस हिस्से में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। तो कुछ हिस्सा है जहाँ ओवरलैपिंग है, कोनों में देखोगे एजेस में आई बैंड्स एंड ए बैंड्स आर ओवरलैपिंग, बट सेंटर में देखोगे तो कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। ये जो हिस्सा है जहाँ ओवरलैपिंग नहीं है, इसको हम कहते हैं एच जोन। ये तुम खुद से बनाना, प्रैक्टिस करना, एक एक चीज़ सोच के, तभी जाके ये चीज़ें समझ में आएंगी, ओनली देखने से नहीं आएंगी। द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट विच इज़ नॉट ओवरलैप्ड विद थिन फिलामेंट्स, उसको हम कहते हैं एच जोन। इधर देखो, इसकी डायग्राम में देखते हैं। देखो ये जो डार्क कलर के फाइबर्स है ना, ये थिक फाइबर्स, ए बैंड है जो कि मायोसिन का बना हुआ है। ये देखो बीच में इसने क्या बनाया, ए बैंड में, उसी कलर से इसको और हाईलाइट कर रहा हूँ। ये भी क्या है, ए बैंड है, ये भी क्या है, ए बैंड है, अल्टरनेट है। ए बैंड है तो उधर आई बैंड होगा, आई बैंड ए बैंड, आई बैंड ए बैंड, ऐसे होगा। अब इधर देखो ये क्या बनाया है इसने, आई बैंड, अलग कलर करते हैं इसको, दिस इज आई बैंड, इसको पूरा ऐसा समझो, इतना है ये। दिस इज ऑल्सो आई बैंड, दिस इज ऑल्सो आई बैंड, ये भी आई बैंड है। अब आई बैंड के बीचों बीच एक लाइन इसे डिवाइड करती है, उसको कहते हैं जेड लाइन। इधर की तरफ भी ऐसी कहानी है, आई बैंड, आई बैंड, आई एन आइसोट्रोपिक बैंड, बीच में जेड लाइन है। दो जेड लाइंस के बीच का एरिया ये है, इसको हम सार्कोमेयर कहते हैं, विच इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन। अब इधर देखो कुछ जोन्स बन गए हैं, ये मैं इरेज कर लेता हूँ। कुछ जोन्स बन गए हैं, ये जोन देखो, इसमें ओवरलैपिंग हो रही है ए बैंड और आई बैंड की। ये नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में है, इतना ओवरलैपिंग होता रहता है, ये कंट्रैक्शन नहीं है, तो इतनी ओवरलैपिंग देखने मिल रही है। और बीच वाला जो एरिया है, ये एरिया देखो, इसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, जस्ट ए बैंड है विच इज़ नॉट ओवरलैप्ड बाय आई बैंड्स। इसी को हम कहते हैं एच जोन। क्या कहते हैं, एच जोन। व्हाट इज एच जोन? इट इज दैट पोर्शन ऑफ ए बैंड विच इज नॉट ओवरलैप्ड बाय द आई बैंड्स। इज दिस क्लियर? ऊपर इसी में थोड़ा सा आपको आई थिंक माइक्रोस्कोपिक इमेज दिखाई है, रियल टाइम पिक्चर। ये देखो आप, आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक क्यों कहा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। आइसोट्रोपिक देखो एकदम हल्का हल्का सा दिख रहा है, दीज आर योर आई बैंड्स। इसे ऐसे समझो, ये आई बैंड अगर हो गया तो इसके बीच में इसको जेड लाइन डिवाइड कर रही है। इस साइड भी देखो, ये आपका आई बैंड हो गया, बीच में इसको जेड लाइन डिवाइड कर रही है, तो यहाँ से यहाँ हो गया आपका सार्कोमियर। देन बीच में देखो ब्लैक कलर वाला, ये आपका एनआइसोट्रोपिक बैंड हो गया, ए बैंड। ए बैंड के बीचों बीच देखो एक लाइन इसको डिवाइड कर रही है, उसको हम कहते हैं एम लाइन। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ जाएं। अगर क्लियर नहीं हुआ, एक बार पॉज करके पीछे रिवाइंड करके देख लो, क्योंकि खुद से फिर चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट लगेंगी तुम्हें, स्पेशली अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। देन मूविंग ऑन टू दी, रुको एक डायग्राम पीछे छूट गई है, इसमें देखो लेबलिंग्स। ये हमने क्या बात की थी, ये मसल फाइबर्स थे, मायोसाइट्स थे। अब मसल फाइबर्स भी तो सेल ही है, सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, उसके अराउंड ब्लड वेसल्स होंगी, आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक्स, तो वही इधर दिखाया हुआ है। देखो रेड कलर से आर्टरी हो गई, पर्पल कलर की वेन्स दिखाई हुई है, और बीच में ब्लड कैपिलरीज दिखाई हुई है, ठीक है, ये चीज़ रह गई थी।